गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे जो भी टॉपिक से आपको वो क्वेश्चन आया हुआ है वो कंप्लीट टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। उसकी कंप्लीट टॉपिक की थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं साथ ही साथ। तो अगर आपको यहाँ पे आपने पिछले वीडियोस नहीं देख रखे, क्योंकि आपका यहाँ पे ये लेक्चर नंबर होने वाला है 13। अगर आपने पिछले 12 पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियोस के यहाँ पे आपको एक ही प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, तो आने वाले सारे पार्ट्स और जो आपके पिछले जितने भी पार्ट्स थे सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एसएससी जीडी की भी हमारे यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो अगर आप वो वाला पेपर भी दे रहे हो तो उसके भी आप जरूर जाके वीडियोस देख सकते हो, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जरूर जाके उसको चेकआउट कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट भी क्लियर करना है तो आप यहाँ पे या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे भी पूछ सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कौन से डिग्री से बेसिकली पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो यहाँ पे आपको बेसिकली चार ऑप्शन दे रखे हैं डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है, हमें ना दो ऑप्शन तो दे रखे हैं यहाँ पे कि 23.5 डिग्री और 24.5 डिग्री, बाकी दो साउथ और नॉर्थ में बेसिकली आपका डिवाइड है। तो यहाँ पे आपको जो समझना है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। 0 डिग्री पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं बीच में लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए, ताकि आपको वो विजुअलाइज आप थोड़ा कर पाओ, ठीक है। तो 0 डिग्री पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इक्वेटर। फिर 23.5 डिग्री जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल। और सेम तरीके से नीचे में अगर हम बात करें 66.5 डिग्री साउथ की, ये नॉर्थ नहीं है साउथ है, ठीक है। तो नीचे वाला आपका साउथ और ऊपर वाला आपका यहाँ पे नॉर्थ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहाँ पे ये सब है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। वो तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हूँ। तो यहाँ पे ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, और ये सब ना बेसिकली आपके लैटिट्यूड्स वगैरह से आपका यहाँ पे डिफाइंड रहती हैं सब चीजें, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। लैटिट्यूड्स अगर आप देखोगे तो कुछ आपके इस तरीके की लाइन होती है जो आपकी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, ये पैरेलली चलती है एक दूसरे के। वहीं पे जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो ऐसे निकलते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके मिलते हैं, पर बाकी आपका एरिया जो है वो आपका सेपरेट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यही चीज याद रखनी है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड जैसे आप यहाँ पे हाइट को जब नापते हो तो खड़े होकर नापते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, मतलब आप एक तरीके से समझो लंबाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी रहेंगी यहाँ पे वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई लाइन। तो ये आपके यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट हो गए जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, वो सारे मैंने आपको चीजें बता दी। अब देखो, इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ग्रीन विच टाइम के बारे में। ग्रीन विच टाइम बेसिकली आपका जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको जैसे पता होगा यहाँ पे कि जो आपका लंदन पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका लंदन है ना वो आपका यहाँ पे ऐसे समझो कि वो 0 डिग्री पे लोकेटेड रहेगा। मतलब जो आपका ग्रीन विच टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रीन विच टाइम। अब इसके थ्रू हम बेसिकली क्या निकालते हैं हम लोग ना, इसके थ्रू अलग अलग जो आपके यहाँ पे डिग्री आपका यहाँ पे है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टाइम जोन निकालते हैं, या फिर समझो उस पर्टिकुलर एरिया का टाइम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं याद रखना, इसके इस तरफ जो है ये आपका रहेगा यहाँ पे ईस्ट एरिया, है ना। इस तरफ आपका रहेगा यहाँ पे वेस्ट। तो जब आप लंदन से इस डायरेक्शन में जाओगे, वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, तो जो आपका टाइम रहेगा ना वो बेसिकली आपका यहाँ पे एड ऑन होगा, ठीक है, एड ऑन रहेगा। वहीं पे जब आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो आपका जो टाइम रहेगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट वाला जो एरिया होता है वो टाइम के फ्रेम, अगर हम बात करें टाइम के हिसाब से, तो वो आगे चलता है। जैसे आपको पता है कि राइजिंग सन हम लोग यहाँ पे कौन सी कंट्री को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जापान को।
तो जो आपका ईस्ट साइड में सबसे पहली कंट्री पड़ रही है, वैसे तो जापान से आप यहाँ पे और दूर जाओगे तो अलग अलग आपका यहाँ पे रहेगा, पर हम जापान को राइजिंग सन बेसिकली हम लोग यहाँ पे नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट में ही बेसिकली आपको सबसे पहले सूरज उगता हुआ दिखता है ईस्ट से, फिर वेस्ट में आपका डूबता है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ईस्ट साइड वाली जो कंट्रीज है उनका टाइम जो है वो जल्दी चलता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू वेस्ट साइड वाली कंट्रीज। तो इसलिए आप जब भी लंदन से ईस्ट की कोई भी कंट्री में जाओ, जैसे इंडिया में अगर कोई इंसान आता है लंदन से, तो इंडिया का जैसे मान लो वो वहां से उड़ा 5 बजे, तो ये आपका यहाँ पे तय है कि 5 से ज्यादा ही टाइम हो रहा होगा इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे। वो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो रहा होगा। तो देखो ग्रीनविच टाइम की जब हम बात करेंगे ना, तो 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। मतलब कहने का क्या हुआ कि 1 घंटे में आपके 4 मिनट बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, 1 आवर कितना होता है यहाँ पे 60 मिनट होता है, 60 को आप यहाँ पे 15 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 1 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे 4 मिनट। इसको आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो उतना स्टार मार्क करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है वो देखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक कोई इंसान है वो लंदन में बैठा हुआ है और उसके उधर बज रहे हैं यहाँ पे 12 PM, ठीक है, 12 बज रहे हैं वहाँ के, 12 PM बज रहे हैं, ठीक है, AM नहीं है PM है, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। अगर रात के होते तो 12 AM हो जाता। अब यहाँ पे लंदन से मान लो उसको जाना है यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ उसको जाना है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि यहाँ पे एक इंसान है जिसके टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो 12 बज रहे हैं, और ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक और इंसान है जो कि 30 डिग्री ईस्ट में है लंदन से। तो इस यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा जब लंदन में 12 बज रहे हैं तब। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री है ना, हमने पढ़ा यहाँ पे कि 1 डिग्री का मतलब है यहाँ पे 15, आपका 4 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से आपका 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया, और यहाँ पे 1 घंटा। फिर 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 घंटा। मतलब सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझो, अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे वापस से समझा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बोला कि एक इंसान है जो लंदन में खड़ा हुआ है, और जब वो लंदन में है तो उसके घड़ी में बज रहे हैं 12, ठीक है, 12 बज रहे हैं वहाँ पे दोपहर के। और वो ऐसा मान लो कि उसका दोस्त है इंडिया में, ठीक है, ऐसा हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इंडिया नहीं, यहाँ पे कोई एक कंट्री ले लेते हैं, एक कंट्री है ये, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो आपका यहाँ पे 82.5 डिग्री के अराउंड आ जाएगा, वो आपका अलग सिनेरियो बन जाएगा। पर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कि कोई ए नाम की कंट्री है, वहां पे इसका दोस्त खड़ा हुआ है और ये इससे टाइम पूछता है। तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये क्या टाइम बताएगा कि इसके इधर पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री का मतलब है यहाँ पे 4 मिनट, ठीक है। तो आपको जैसे ये दिख रहा है क्लियरली कि हम लोग इसको लेके चलते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ये जीरो है, ठीक है, 0 डिग्री से आपका 30 डिग्री में गया, मतलब यहाँ पे कहने का क्या हुआ कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 से। तो जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री, और ये आपका नीचे बन जाएगा यहाँ पे 2 घंटे, मतलब 120 मिनट, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, ईस्ट में हमने क्या देखा था, यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम होता है लंदन से ज्यादा रहेगा, तभी आप जब भी जाओगे उस तरफ तब आपको यहाँ पे अपना टाइम जो है वो खो रहे हो एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका टाइम जोन होगा, जो इसका टाइम हो रहा होगा इस पर्टिकुलर कंट्री में, वो हो रहा होगा यहाँ पे 2 बजे, ठीक है, 2 बज रहे होंगे यहाँ पे इस कंट्री में। तो ये चीज बस आपको पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 1 डिग्री जाने में, ठीक है, ग्रीनविच टाइम से आपको 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है एक एक डिग्री में। तो इसलिए आपको यहाँ पे दे रखा था कि 30 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो 1 डिग्री में जब 4 मिनट है तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, इंटू कर दोगे 4 से तो 120 मिनट हो जाएगा। तो जहाँ पे लंदन में 12 बज रहे हैं, उसी सेम टाइम पे किसी दूसरी कंट्री में जो कि 30 डिग्री ईस्ट में है लंदन से, वहां पे 2 बज रहे होंगे। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कि आपको दे दिया यहाँ पे कि 40 डिग्री ईस्ट में है कोई, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे कर दो 40, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 160। अब जब 160 करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 आवर और आपका यहाँ पे 40 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि आपका 120 कितना होता है, 2 आवर्स होता है। और फिर आपका 160 हटा दो यहाँ पे, 160 में से 120 तो 40 मिनट्स बचेगा। तो यहाँ पे जो बज रहे होंगे ये बज रहे होंगे 2:40 यहाँ पे PM, ठीक है, मतलब दोपहर हो रही होगी यहाँ पे 2:40 अगर हम 40 डिग्री ईस्ट में जाएंगे। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कि 530 आवर्स आगे रहता है, ठीक है, 530 आवर्स अपना यहाँ पे इंडिया जो है वो आगे रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो किसी भी तरीके से देखोगे तो आपका यहाँ पे ये 82.5 डिग्री के अराउंड आपका बैठेगा ईस्ट में, क्योंकि इंडिया लगता है इंग्लैंड से, तो हम यहाँ पे ईस्ट ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, अब इसको आप कैलकुलेट वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत इजीली। अब जैसे 5 के टेबल में आप 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 पे कितने हो जाएंगे यहाँ पे
300 हो जाएंगे, ठीक है। 300 मिनट प्लस आपको यहाँ पे 30 मिनट और दे रखे हैं, यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे ये 330 मिनट, ठीक है। अब 330 को आप कर दो यहाँ पे 4 से डिवाइड, तो जब 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 330 को आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बन गया यहाँ पे 32, जो आपका हो जाता है यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 1, ये 0, यहाँ पे आप 8 से कैंसिल करो, यहाँ पे हो जाएगा 82, फिर पॉइंट में आपका बनेगा यहाँ पे 20, तो 20 जाता है आपका 4 से 5 के टेबल, मतलब 5 जा, तो आपका बन जाएगा ये 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें पता होना चाहिए। बस सिंपल सी चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और आपका यहाँ पे कोई एक दोस्त है जो 1 डिग्री दूर खड़ा है आपसे, तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा, उसका जो वहां पे टाइम हो रहा होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो 4 मिनट आगे रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके केस में बात करते हैं तो अब यहाँ पे ये भी चीज पता होना चाहिए कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे जब यहाँ पे दिन हो रहा होता है, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे रीजन है जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, वहां पे रात हो जाती है। पर तब भी आपका टाइम फ्रेम, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक ही फॉलो करता है, तो हमेशा वहां पे वो एक ही टाइम जोन माना जाता है। इंडिया के पास जो टाइम जोन है वो एक ही है, इंडिया जो यहाँ पे फॉलो करता है टाइम जोन, वो एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। वहीं पे अगर हम रशिया की बात करें तो वहां पे बहुत अलग अलग टाइम जोन्स हैं। यहाँ पे हर एक आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे रीजन का अलग टाइम जोन है, क्योंकि आपका वो कंट्री बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री है वो। तो इसलिए आपको अलग अलग टाइम जोन्स भी देखने को मिलते हैं ऐसी कंट्रीज में। अब ये हो गया आपका यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट, बस यहाँ से आपको 1 डिग्री 4 मिनट होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इजिली हर एक चीज कैलकुलेट कर पाओगे। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया ग्रीनविच लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर ग्रीनविच टाइम जिसको हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका रहता है यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल डेट लाइन हम लोग यहाँ पे एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन तो आपका अलग हो गया यहाँ पे, इंटरनेशनल डेट लाइन रख दिया भाई पूरा। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि समर सोलिस्टिस जो होता है, इसकी डेट क्या होती है, ठीक है। डेट हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ना आपको 4 इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरूर आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक हो गया आपका वर्नल, फिर एक आपका होता है यहाँ पे ऑटोमन, ठीक है, ऑटोनल। तो यहाँ पे ये दो तरीके के आपके इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स है। तो यहाँ पे कब कब होते हैं, ये आपका होता है यहाँ पे 21 ऑफ मार्च को, ये आपका होता है यहाँ पे 21 ऑफ मार्च को, ये वाला आपका होता है यहाँ पे 23 ऑफ सेप्टेम्बर को, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके यहाँ पे कुछ दो तरीके के सोलिस्टिस भी होते हैं। एक हो गया आपका यहाँ पे समर सोलिस्टिस, जो आपसे यहाँ पे पूछ भी रखा है, और एक आपका होता है यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, विंटर सोलिस्टिस। तो अब यहाँ पे जो समर सोलिस्टिस है, ये आपका होता है 21 ऑफ जून को, जिस दिन हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे भी हम लोग मनाते हैं इसी दिन को, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा होता है दिसंबर में, ठीक है। पहले मैं डेट लिख लेता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दिसंबर हटा दिया। तो 22 ऑफ दिसंबर को हमारा होता है यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो, वो है आपका यहाँ पे कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन होती है, ये आपकी होती है 180 डिग्री की, ठीक है, 180 डिग्री मेरिडियन पे आपको यहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो बस आपको यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी हमने यहाँ पे ग्रीनविच टाइम वगैरह हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन वगैरह हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में आपसे हो सकता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। फिर उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, तो अगले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर जो है, ये कौन से स्टेट या फिर कौन से यूटी की कैपिटल है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर की, तो ये आपकी कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, क्योंकि गोवा तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने देखा था पानाजी कैपिटल है, तमिलनाडु की आपकी चेन्नई कैपिटल है ना। तो यहाँ पे ये सब तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे इसमें तो कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर हमने यहाँ पे अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो देखो लक्षद्वीप में हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे कि जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, इसका नाम है यहाँ पे कावारती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी कैपिटल हमने यहाँ पे क्या देखी थी, हमने देखी थी कावारती,
ठीक है, तो यहाँ पे ये थी इसकी लक्षद्वीप की कैपिटल। पर हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार को। तो इसलिए मैंने आपका यहाँ पे कैपिटल वाला क्वेश्चन लिया, क्योंकि बाकी तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे पहले भी कवर कर चुके हैं। पर क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार थोड़ा आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाने के लिए आपको यहाँ पे दे सकता है, तो वो आप यहाँ पे जरूर याद रख लेना। नॉर्थ से साउथ वाले यहाँ पे जो आपके आइलैंड्स है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंडमान आइलैंड आपका यहाँ पे आपका जो निकोबार आइलैंड है सिर्फ एक एक ही है, ऐसा नहीं है। अलग अलग आपके यहाँ पे टुकड़ों में आपके आइलैंड्स है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नॉर्थ अंडमान। ठीक है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नॉर्थ अंडमान। फिर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे साउथ अंडमान। फिर साउथ अंडमान के बाद आपको यहाँ पे एक सेकेंड, साउथ आपका नीचे आएगा, पहले आपका आएगा यहाँ पे मिडल अंडमान। ठीक है, पहले नॉर्थ आ गया, फिर आपका आ गया यहाँ पे मिडल अंडमान, फिर आपका आएगा यहाँ पे साउथ अंडमान। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो अब यहाँ पे ये आपका अंडमान खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपके यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स, जिसपे सबसे पहले आपका कार निकोबार आपको देखने को मिलता है। कार निकोबार के बाद आपको यहाँ पे लिटिल निकोबार आपको देखने को मिलता है। और लिटिल निकोबार के बाद सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए आपके आइलैंड्स वगैरह सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये आपका होता है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो आपका सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स को। ये आपका है अंडमान आइलैंड्स, और नीचे वाला आपका जो हिस्सा है वो आपका है यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, और जब हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं तब हमारी यहाँ पे यूटी बनती है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे इसका नाम है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैरन वॉल्केनो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बैरन वॉल्केनोज वगैरह बैरन आइलैंड पे आपको यहाँ पे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, जो आप एक तरीके से बोल सकते हो एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे इकलौते इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। इसके अलावा हमें यहाँ पे मड वॉल्केनोज भी देखने को मिलते हैं, मड वॉल्केनोज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, याद रखना। और ये हमें देखने को मिलते हैं भारतंग आइलैंड पे। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका हो गया ओनली एक्टिव, ठीक है, इन इंडिया। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखोगे ना, जो आपका यहाँ पे एक रॉस आइलैंड नाम से आपका एक आइलैंड था, इसका यहाँ पे जो नाम है, इसका नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे नेताजी सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक आपका आइलैंड है यहाँ पे नील आइलैंड। ठीक है, अब जो ये नील आइलैंड है, इसका नाम बेसिकली आपका हो गया यहाँ पे शहीद आइसलैंड, आइसलैंड बोल रहा हूँ आइलैंड। ठीक है, आइसलैंड तो आपकी एक कंट्री है अलग, पहले हम लोग यहाँ पे कवर भी कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हेवलॉक आइलैंड। अब जो आपका ये हेवलॉक आइलैंड है आपका, इसका नाम है यहाँ पे स्वराज आइलैंड। ठीक है, स्वराज आइलैंड। तो ये सब आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसके अलावा भी और है, वो आपको हम अभी अब हम लोग यहाँ पे कवर भी करेंगे। तो पर सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी तक, जो आपको यहाँ पे इसके नाम जो आपके हैं आइलैंड्स वगैरह के नाम, नॉर्थ से साउथ वाले जो आपके नाम है, ये सब पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम जैसे हम आगे बात करते हैं, तो देखो आपको आगे याद रखना है कि जो आपका 10 डिग्री है, जैसे हमने देखा अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, इसी तरीके से ना आपका एक 11 डिग्री चैनल भी है। ठीक है, वो अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वापस की तरफ जब हम यहाँ पे आते हैं, तो जो आपका 11 डिग्री चैनल है ना, ये आपका साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका 11 डिग्री चैनल है, ये आपका यहाँ पे अलग करता है आपका साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अलग से याद रख लेनी है। अब यहाँ पे जो ये पोर्ट ब्लेयर दे रखा है ना, अब यहाँ पे मुझे याद आया कि आपका करंट अफेयर आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो जो आपका ये पोर्ट ब्लेयर आपको दे रखा है, ये आपकी जो कैपिटल है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की, तो इसका ना अभी लेटेस्टली यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए, तो वो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसका अब नया नाम जो है वो अब हो गया यहाँ पे विजयपुरम, विजयपुरम अब इसका यहाँ पे नया नाम हो गया है। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक बार में पहला लेटर कैपिटल रख के बाकी सब आप यहाँ पे स्मॉल में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे
ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रख लेना, या तो विजयपुरम अलग अलग होगा या फिर एक साथ विजयपुरम आपको देखने को मिल सकता है। तो पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पे जो नया नाम है, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे न्यू नेम है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि जो आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये जो आपका माइंडसेट है ना कॉलोनियल, जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, ये सब जो है इन सबको चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट। और यहाँ पे ये बहुत सही स्टेप मैं अपनी तरफ से यहाँ पे मानता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे जो रियल नेम्स है यहाँ पे जगहों के, ठीक है, वो यहाँ पे होने चाहिए। और उसी को यहाँ पे गवर्नमेंट ये चीज कर भी रही है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आपके कुछ ऐसे यूरोपियंस भी थे जो यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे आए थे। वो थे जैसे आपके यहाँ पे डेन्स वगैरह, ठीक है, डेन्स आपके थे यहाँ पे, जो आप एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे डेनमार्क के लोग थे, जो जो आपके यूरोपियंस आए थे। जैसे आपको पता है आपके ब्रिटिशर्स आए थे, फिर आपके फ्रेंच के लोग आए थे, फ्रांस वाले, फिर आपके पोर्चुगीज भी थे, आपके डेनमार्क वाले भी हो गए, ठीक है, और भी आपके यहाँ पे डच वाले आ गए, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे जो लोग आए थे उसमें से जो आपके डेन्स थे, ये आपके पहले यूरोपियन थे जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे आए थे। पहले यूरोपियन थे जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे गए थे, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर हम बात करें ना, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमें एक जेल देखने को मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे काला पानी जेल, ठीक है, काला पानी जेल हमें यहाँ पे याद रखनी है। फिर देखो हम आगे बात करें तो हमें यहाँ पे ट्राइब्स भी याद रखने की, हमें यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स वगैरह देखने को मिलती हैं। क्योंकि लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइब ने आपके जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे वोटिंग वगैरह भी की थी, तो इसलिए आपके यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की जो आपकी यहाँ पे चीजें हैं, ये आपसे जरूरी है, जो आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी ट्राइब भी है जिन्होंने पहली बार वोट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया है, वोट किया है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो ट्राइब्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपका हो गया यहाँ पे ओंगेस, ठीक है, फिर आपका हो गया यहाँ पे जारावा, फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेनेटिनलीज, और लास्ट आपका हो गया यहाँ पे शोम्पेन। शोम्पेन। अब ये जो आपकी ये शोम्पेन है ना, ये आपका एस है, ठीक है, ये आपका क्या है, एस है। तो ये जो आपके यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब है, ये बेसिकली आपकी ऐसी ट्राइब है जिसने इस बार फर्स्ट टाइम क्या किया है, यहाँ पे वोट डाले हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पे इसने वोट डाले हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ये जो आपकी ट्राइब है इसने फर्स्ट टाइम क्या किया है, यहाँ पे वोट डाला है। तो आपको ट्राइब का नाम भी पता होना चाहिए, शोम्पेन है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बात करें इंपॉर्टेंट जो रहेगा, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनका कोई खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो इनके जितने भी यहाँ पे केसेस होते हैं ना, ये आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल को जो आपका हाई कोर्ट है, इसी में यहाँ पे लड़े जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका लक्षद्वीप का भी उनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपका सॉइल का नेचर है यहाँ पे अंडमान निकोबार पे, वो आपको थोड़ा क्लेइश करे का लगेगा, या फिर साथ ही साथ आपको सैंडी तरीके का लगेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे ये ओंगीज ट्राइब है ना, इसका यहाँ पे एक और नाम है जिसका नाम है यहाँ पे नेग्रीटो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा नाम भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है इस पर्टिकुलर आपके ट्राइब का, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो इसके अलावा फिर हम आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की, जो कि हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे लक्षद्वीप को भी कंप्लीट करेंगे। तो लक्षद्वीप में सबसे पहले कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है आपकी यहाँ पे, कावारत्ती आपकी यहाँ पे कैपिटल रहने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो इसका हाई कोर्ट है ना, ये आपका है केरला में, ठीक है। तो इसके जो भी केसेस लड़े जाएंगे वो आपका हाई कोर्ट केरला में लड़े जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार के आपके वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में लड़े जाएंगे, ठीक है। ये सब आपका था यहाँ पे इंपॉर्टेंट। फिर जो फर्स्ट आपका यूरोपियन था जो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड पे आया था, वो कौन था, उसका नाम था यहाँ पे मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो आपका पहला यूरोपियन था जो कि यहाँ पे आया था लक्षद्वीप पे, ठीक है, जिसने यहाँ पे विजिट किया था यहाँ पे लक्षद्वीप को। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे हमने यहाँ पे 8 डिग्री चैनल भी हमने पढ़ा था। 8 डिग्री चैनल है आपका यहाँ पे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो आपका हमने यहाँ पे ये भी पढ़ रखा है। फिर सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल आपको यहाँ पे सैंडी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सैंडी सॉइल आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी है मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके आइलैंड पे, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है।
फिर इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे अगर हम आइलैंड की बात करें तो जैसे आपका यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है आपका यहाँ पे अमीन डीवी आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अमीन डीवी आइलैंड्स में बहुत सारे आपके आइलैंड्स आते हैं, जैसे अमीनी है, किल्टन है, आपका यहाँ पे बित्रा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी आपके आइलैंड्स आते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है लक्केदेव आइलैंड, ठीक है, लक्केदेव आइलैंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो लक्षद्वीप है ना, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लाख, लख मतलब है यहाँ पे लाख, ठीक है, लाख द्वीप है यहाँ पे। द्वीप मतलब क्या होता है, आइलैंड होता है। और लख मतलब यहाँ पे एक तरीके से लाख, ठीक है, 1 लाख। यहाँ पे आपको टोटल 5 आइलैंड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे 6 आइलैंड्स जो देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, वो खुद ही आपका यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड ही है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा आपको जो लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी मलयालम, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, क्योंकि केरला का ही आपका हाई कोर्ट भी रहेगा यहाँ पे, तो मलयालम ही यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे बोलते हुए आपको नजर आएंगे। फिर जो ये मिनिकॉय आइलैंड है, ये आपका लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप का, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप का। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे यहाँ पे पूछा भी जा सकता है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो जो फर्स्ट आपकी यूटी थी जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हो गई थी, जैसे स्टेट में तो आपका यहाँ पे सिक्किम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पे करा जाता है यहाँ पे। तो पहली जो स्टेट है वो आपकी यहाँ पे सिक्किम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से। पर पहली यूटी आपकी कौन सी है, तो वो आपकी है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है, वो है आपकी यहाँ पे लक्षद्वीप, पहली यूटी ऑर्गेनिक की केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ कुछ आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसे आपके एक तरीके के डांस वगैरह होते हैं, जैसे आपका एक लावा करके आपका एक डांस होता है। फिर आपका यहाँ पे कोल काली करके आपका एक डांस होता है। फिर आपका एक यहाँ पे पारी चाकली करके एक डांस होता है। तो ये सब आपके डांस फॉर्म्स है, ये सब क्या है आपके यहाँ पे डांस फॉर्म्स है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने थे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उन सबको, ठीक है। चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेड क्वार्टर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो पता चल रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली तो होना ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन इन तीन में हो सकती है। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि लखनऊ यहाँ पे किसी का भी रेलवे जोन का हेड क्वार्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजन मेन होगी वो आपके प्रयागराज या फिर गोरखपुर के बीच में हो सकती है। तो इसके बीच में आपको यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे गोरखपुर, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल रेलवे जोन यहाँ पे आपके कितने हैं, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे याद रखना कि आपके अलग अलग साइट्स पे ना अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहीं पे आपको 17 रेलवे जोन देखने को मिलते हैं, कहीं आपको बताते हैं कि 18 रेलवे जोन है, और कोई साइट्स आपको बताते हैं कि यहाँ पे 19 रेलवे जोन है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके 17 रेलवे जोन है ना, इनमें दो ऐसे रेलवे जोन है जिनको ये लोग काउंट नहीं करते, जिसमें से एक आपका आता है यहाँ पे कोंकण रेलवे जोन, और दूसरा आपका आता है यहाँ पे मेट्रो रेलवे जोन, ठीक है, मेट्रो रेलवे जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 17 बेसिकली जो बता रहे हैं उनमें ये दोनों जोन काउंट नहीं किए जाते हैं, जहाँ पे भी आपको 17 दिखेगा। फिर जहाँ पे भी 18 आपको दिखेगा तो कोई आपका कोंकण को नहीं करता है काउंट, और कोई आपका मेट्रो को नहीं करता है, ठीक है। इनमें से कोई एक यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनमें से कोई भी एक को यहाँ पे नहीं किया जाता है। पर जो 19 वाले हैं ये आपके दोनों को ही काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई कि क्यों 17 बता रहा है कोई, क्यों 18 बता रहा है कोई, क्यों 19 बता रहा है, ठीक है। पर जो आपका सबसे एक्यूरेट रहेगा वो आपका यहाँ पे 18 और 19 वाला चीज रहेगा, क्योंकि 18 वाले में जो मेट्रो रेलवे वाले को नहीं बता रहा है वो करेक्ट रहेगा, पर जो कोंकण को नहीं बता रहा है वो आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कोंकण रेलवे जोन आपका है, और मेट्रो मेट्रो रेलवे जोन भी आप उसको रेलवे जोन में काउंट कर सकते हो, पर क्योंकि वो मेट्रो यहाँ पे लिखा है तो आप इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत रहेगा। पर क्योंकि आपको यहाँ पे नेट वगैरह पे आप सर्च करने जाओगे तो ओवरऑल आपके यहाँ पे 19 रेलवे जोन आपको दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे नंबर याद रखने हैं, 18 और 19, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यों 18 है, क्यों 17 है और क्यों 19 है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसके जोन्स की, तो जो मैंने यहाँ पे इमेज ले रखी है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे इन्होंने 18 रेलवे जोन बता रखे हैं, और इसमें इन्होंने मेट्रो रेलवे को जोड़ रखा है, पर इन्होंने कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना कोंकण को नहीं जोड़ा है, तो वो यहाँ पे मैं अलग से लिखा दे रहा हूँ। तो वो भी आप यहाँ पे जरूर लिख लेना, ठीक है। कोंकण रेलवे जोन जो है ये आपका रहेगा यहाँ पे 19वां। और इसके हेडक्वार्टर जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो कोंकण के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं नवी मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई में आपको यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है।
फिर यहाँ पे आप इसको जब पीडीएफ मिलेगी इसको ज़रूर आप गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे आपको जैसे सेंट्रल वाला आपका मुंबई है, यहाँ पे सीएसएमटी, फिर नॉर्दर्न वाला दिल्ली, फिर गोरखपुर आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न, फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है वो आपका गुवाहाटी असम साइड में, फिर नॉर्थ सेंट्रल आपका अलग है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ से ही देखो आपके कितने सारे जोन बन गए, फिर साउथ से देखोगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे जोन है। वेस्ट वाले में आपके दो ही हैं तो आप इजीली रख सकते हो। फिर आप यहाँ पे ईस्ट वाला देखो, साउथ वाला एक आपका यहाँ पे नीचे भी है, तो यहाँ पे इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। और कोस्ट के अकॉर्डिंग भी आपके यहाँ पे जोन है, जैसे साउथ कोस्ट वाला है तो उसका विशाखापट्टनम हो गया रेलवे जोन। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये पार्क स्ट्रीट की जगह बस आप यहाँ पे कोलकाता याद रखना, ठीक है, क्योंकि कोलकाता में आपको तीन जोन आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो आपका हो गया, जैसे आपका यहाँ पे हो गया मेट्रो रेलवे जोन, फिर आपका हो गया यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे जोन, और एक आपका हो गया यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो ये तीन हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में ही देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा जो आप देखोगे ना रेलवे स्टेशन, अगर हम बात करें जिसकी कनेक्टिविटी हर एक के साथ है, तो वो आपका कोलकाता का ही है। ठीक, तो कोलकाता आप देखोगे रेलवे के हिसाब से भी, अगर आप देखो कोई भी आप वैकेंसीज भी वगैरह देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी आपकी यहाँ पे कोलकाता या फिर मुंबई में ही आती है। और मुंबई भी आपका यहाँ पे सबसे बिजिएस्ट है, क्योंकि वहाँ पे लोकल ट्रेन आपको यहाँ पे भीड़ वगैरह पता ही है। ठीक है, स्टेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे पता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऐसी जगह दे रखी है, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे आपको यहाँ पे एक आपको दे रखा है यहाँ पे हाजीपुर। अब जो ये हाजीपुर है ये आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो आपको हाजीपुर की जगह स्टेट भी दे सकता है यहाँ पे बिहार, तो बिहार आपका हो गया यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल। फिर भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो जबलपुर है ये आपका पड़ता है एमपी में, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे उड़ीसा में। और कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये तो पता होगा आपको। फिर विशाखापट्टनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे मुंबई, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बिलासपुर, तो बिलासपुर है यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, सीएच होता तो चंडीगढ़ हो जाता वो। फिर आपका जो हुबली दे रखा है ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा यहाँ पे कर्नाटका में, के आर लिख दे रहा हूँ मतलब कर्नाटका। फिर सिकंदराबाद जो आपको दे रखा है ये आपका है बेसिकली यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे तो अब आपकी इजी पड़ जाएंगे, यहाँ पे ये आपका हो गया राजस्थान, ये आपका है तमिलनाडु, ठीक है, ये आपका है तमिलनाडु, ये है आपका यहाँ पे राजस्थान में। फिर ये आपका यूपी, ये वाला आपका हो गया यहाँ पे असम में, गुवाहाटी जो है, गोरखपुर आपका यूपी। फिर दिल्ली तो आपको यहाँ पे यूटी है ही। फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में आपका हो गया यहाँ पे मुंबई। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे स्टेट्स वगैरह हो गए, तो इससे रिलेटेड भी अगर पूछा जाता है तो याद रख लेना। और कोंकण रेलवे आपका क्योंकि नवी मुंबई दे रखा है, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। बाकी मैंने कोस्ट आपको सब बताई थी, उत्कल कोस्ट कहाँ पे लगती है, कोंकण कोस्ट कहाँ पे लगती है। फिर आपके यहाँ पे जो सदर्न वाली जो कोस्ट है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, तो ये सब हम यहाँ पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देख लो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो जैसा हमने यहाँ पे बात करी है, ये सब आपके यहाँ पे रेलवे जोन्स के हो गए, इसके हेडक्वार्टर्स हो गए। और अलग अलग हमने स्टेट्स और हमने यूट मतलब जो जो जहाँ पे भी आपके हेडक्वार्टर्स है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। और क्यू 17, 18 और 19 है, ये भी हम सब यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस इतना सा यहाँ पे आपकी चीज थी जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, जो इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टील प्लांट हमने जर्मनी की हेल्प से बनवाया था इंडिया में, ठीक है, जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पे उस स्टील प्लांट को बनाने में हेल्प करी थी इंडिया की, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि चार आपके ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज ने, अगर हम बात करें यहाँ पे 1900 में, तो उन्होंने यहाँ पे हेल्प करी है। सबसे पहला है आपका यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट, जिसमें रशिया ने हेल्प करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये हमारा आंसर होना नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे रशिया ने हेल्प करी है। और ये हमारा बना था 1959 में। और जगह भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका बना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये आपका बना है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे रौरकेला स्टील प्लांट, ये वाला आपका यहाँ पे जर्मनी ने बनवाया था, तो यही हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो जर्मनी के हेल्प से हमारा ये वाला आपका स्टील प्लांट यहाँ पे बना है, ये भी आपका बना है 1959 में। और ये आपका बना है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा में भी अगर आप यहाँ पे देखो स्टेट की जगह आपको अगर सिटी वगैरह यहाँ पे जगह पूछ ले, तो यहाँ पे सुंदरगढ़ में। और ये वाला आपका बना है दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में। फिर आपका जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये आपका बनवाया था यहाँ पे, हेल्प से बना था आपके यूनाइटेड किंगडम के हेल्प से, ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है आपका यहाँ पे, मतलब एक तरीके से आप ब्रिटिशर्स ही बोल सकते हो, तो उनकी हेल्प से आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका बना है।
ईयर आपका रहेगा यहाँ पे 1959, और ये आपका यहाँ पे रहेगा वेस्ट बंगाल में आपका बेसिकली यहाँ पे ये बना है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर आपका बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये आपका रशिया के हेल्प से बना है, वापस से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसका ईयर जो है यहाँ पे अलग है, इसका ईयर है 1964, मतलब इन चारों में सबसे बाद में आपका बोकारो वाला बना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इन चारों में कौन सा सबसे पहले या फिर सबसे बाद में बना है और किसके थ्रू बना है, तो ये सब पूछा जा सकता है, या फिर कहाँ पे बना है, कौन से ईयर में बना है, ये सब आपसे जरूर यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन परफेक्टली यहाँ पे फॉलो होते हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, कोई यहाँ पे किसी को निकाल नहीं सकता एकदम से। तो थोड़ा बहुत आप इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ यहाँ पे इसको मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका आंसर होगा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपकी रहेगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्योंकि अनऑर्गेनाइज जैसे आप देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इजी समझाने के लिए, जैसे आप यहाँ पे कोई दुकान पे जाते हो, ठीक है, अब कोई जो आपका यहाँ पे दुकान का ओनर है, जो यहाँ पे शॉपकीपर है, वो किसी ना किसी इंसान को भी रखता है ना। अभी आप अपने साथ यहाँ पे जैसे मान लो आप कोई स्टोर पे गए जहाँ पे आपको डेली यूज के यहाँ पे चीजें चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो आटा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो आप ऐसी वो जो दुकानें होती है वो बड़ी दुकानें होती है, तो वो अपने साथ किसी ना किसी को और रखता है जो आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे सामान देने वगैरह में। ठीक है, तो उनकी जो यहाँ पे जॉब है ना, वो एक तरीके से ऐसी जॉब है जो शॉपकीपर के ऊपर बेस्ड है, कि जब चाहे शॉपकीपर हटा भी सकता है और नहीं भी हटा सकता है, वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, और कितनी सैलरी रहेगी वो सब भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि यहाँ पे एकदम फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉटन जो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटन भी आपके एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो अगर आपसे पूछता है कि पहली कॉटन की मिल, ठीक है, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ बनी थी, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो याद रखना ये आपकी मुंबई में बनी थी। अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे इसको बॉम्बे बोला जाता था, और ये बनी थी 1854 में। ठीक है, तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करें शुगर इंडस्ट्री की, तो शुगर इंडस्ट्री जो है ये आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री है जब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो हमारी ये सेकंड मोस्ट हमारी यहाँ पे ये इंडस्ट्री रहेगी, एग्रो बेस्ड जो आपकी इंडस्ट्री रहती है। ठीक है, जिसको हम भी क्या बोलते हैं यहाँ पे एग्रो बेस्ड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो आपकी शुगर इंडस्ट्री जहाँ पे आप गन्ने वगैरह की खेती करते हो, तो यहाँ पे ये ऐसी चीज है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उन्हीं जगह पे होती है जहाँ पे फैक्ट्रीज पास में हो। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया है जहाँ पे आपने क्रॉप उगाई, तो फैक्ट्रीज भी यहाँ पे ना इसी एरिया के बहुत ज्यादा पास में ही रहेंगी, क्योंकि वरना अगर आप देखोगे ना तो ये वेट लूज करना शुरू कर देती है, वेट लूजिंग क्रॉप के नाम से भी यहाँ पे ये फेमस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि इनको ना 24 आवर्स के अंदर क्रश करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल पाए उन सब क्रॉप्स से। ठीक है, फ्रॉम क्रॉप्स। तो यहाँ पे ये रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो शुगर है ना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया आपका सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, और फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है आपका यहाँ पे ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर का, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब जो आपका यहाँ पे ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, इसको हम लोग देखो एल्यूमिनियम को हम बेसिकली यहाँ पे एक टर्म से याद रखते हैं, वो है आपका यहाँ पे कि मेटल ऑफ द फ्यूचर। मेटल ऑफ द फ्यूचर आपकी यहाँ पे टर्म है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को याद रखते हैं, तो इसकी इंडस्ट्री जो है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये भी अगर हम बात करें, जैसे वो वाला आपका यहाँ पे एग्रो बेस्ड था, यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड आपका एग्रीकल्चर था यहाँ पे, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थी, तो ये भी आपकी यहाँ पे सेकंड मोस्ट मेटलर्जिकल बेस्ड आपकी यहाँ पे ये इंडस्ट्री है। ठीक है, मेटलर्जिकल बेस्ड आपकी यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम के यहाँ पे ओर कौन सा होता है, तो याद रखना आपका जैसे सबसे फेमस जो आपसे पूछता है वो आपका पूछता है यहाँ पे बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा इंडिया इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही आता है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे आपको स्टील तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे सारे जो प्लांट्स वगैरह आपके यहाँ पे बताए थे वो आपका हो गया यहाँ पे स्टील का पार्ट था वो सब, तो वो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है जूट इंडस्ट्री।
ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल में सबसे बड़ी है, उसी तरीके से जो सेकंड नंबर पे आती है वो आपकी जूट इंडस्ट्री आती है टेक्सटाइल में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इन टेक्सटाइल में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जनरल में यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो जूट है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर, इसको हम लोग यहाँ पे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा ये आपका बायोडिग्रेडेबल रहता है, ठीक है, ये आपका क्या रहता है यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबल रहता है। साथ ही साथ ये आपका रिन्यूएबल भी रहता है, ठीक है, रिन्यूएबल भी रहेगा, बायोडिग्रेडेबल भी है, साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि आपका ये जो होता है ये नेचुरली फॉर्म होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है जूट का वो है आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपका इंडिया में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। और जूट के केस की जब हम बात करेंगे तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोडक्शन के मामले में जूट में। इसी तरीके से जो आपके यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन वाली जो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका जो इंडिया है वो आपका यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, थर्ड नंबर पे है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और क्योंकि क्यों आता है थर्ड नंबर पे, प्रोडक्शन में आपका बेसिकली थर्ड नंबर पे आता है, वॉल्यूम प्रोडक्शन जो है इंडिया का सबसे ज्यादा है तीसरे नंबर पे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा फिर जो है ऐसा आपका यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है आपकी एक, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है इंडिया आपका फोर्थ नंबर पे आता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा फिर आपका जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है इसमें बेसिकली आप देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आपका यहाँ पे इंडिया जो है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आपका यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का। तो ये सब आपकी कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह थी जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा तो आप तो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा यहाँ पे, वरना आपको अगर पूछ सकता है तो यहाँ पे मान लो पिछले स्लाइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो इंडिया है सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन करने में यहाँ पे नाइट्रोजनस आपका यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन करने में इंडिया जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे आता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन की फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की, मतलब फॉस्फोरस से रिलेटेड जो आपके फर्टिलाइजर्स है उनकी जब हम बात करें तब, तो थर्ड नंबर पे आता है। जब नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछा आ रहा है कि कौन सी क्रॉप आपके खारिफ सीजन में यहाँ पे उगाई जाती है। तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि तीन तरीके के आपके यहाँ पे सीजन होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे खारिफ सीजन, दूसरा आपका होता है यहाँ पे राबी सीजन, और थर्ड आपका होता है यहाँ पे जैद सीजन, ठीक है, ये तीन तरीके के आपको सीजन देखने को मिलते हैं। तो जो आपका ये खारिफ सीजन होता है ना, इसमें बेसिकली आपके जो क्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे समर क्रॉप्स, जो यहाँ पे उगाई जाती है इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे समर क्रॉप्स। वहीं पे जो आपके राबी में जो आपकी क्रॉप्स उगाई जाती है इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विंटर क्रॉप्स, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विंटर क्रॉप्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये दो सीजन है, जैद वाला मैं आपको यहाँ पे भी समझा भी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो खारिफ सीजन बेसिकली देखने को मिलता है, तो क्योंकि इसको यहाँ पे समर क्रॉप बोलते हैं तो यहाँ पे जो कल्टीवेट की जाती है क्रॉप्स, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कल्टीवेशन कब होता है क्रॉप्स का, तो याद रखना ये आपका होता है मॉनसून सीजन में, ठीक है। तो मॉनसून सीजन में आपका यहाँ पे कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स वगैरह का, ये आपका जून से लेके सितंबर तक इसको यहाँ पे माना जाता है कि खारिफ सीजन आपका चल रहा है। इसके प्राइम एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जैसे आपका यहाँ पे राइस हो गया, फिर आपका कॉर्न हो गया जिसको हम हिंदी में भुट्टा वगैरह बोलते हैं, फिर आपका मेज हो गया जो बेसिकली आप बोलोगे मक्का, तो ये आपके होते हैं यहाँ पे समर क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खारिफ में क्लियरली आपको देखेगा आपको राइस देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइस। फिर जो आपका राबी है, राबी वाला जो आपका सीजन है ये आपका चलता है सितंबर से लेके अप्रैल तक, और इसमें हम जो क्रॉप्स उगाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें ना हम लोग क्या करते हैं कि ये आपके नवंबर के आसपास पे यहाँ पे उगाए जाते हैं, और फिर हार्वेस्ट करे जाते हैं यहाँ पे ये अप्रैल में, ठीक है। हार्वेस्ट कब होता है, हार्वेस्ट होते हैं यहाँ पे ये अप्रैल में, तो याद रखना। और उस टाइम पे बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हार्वेस्ट जो करे जाते हैं ये आपके करे जाते हैं अक्टूबर के आसपास, ठीक है, अक्टूबर या फिर सितंबर के आसपास, ठीक है। हार्वेस्ट की जब हम बात करेंगे यहाँ पे खारिफ क्रॉप की, तो यहाँ पे एक या फिर आधा 15 दिन ऐसा आप यहाँ पे मान सकते हो ऊपर नीचे आपका यहाँ पे चलता है।
और ये उगाए जाते हैं आपके यहाँ पे जून के टाइम पे, कल्टीवेट आपके मानसून के टाइम पे, जो आपका अक्टूबर सितंबर के टाइम पे अगर आप देखोगे। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल है राबी क्रॉप के, तो इसमें जैसे आपका वीट आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे बार्ले आ जाएगा, फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे मस्टर्ड आ जाएगा। तो बाकी जो तीनों आपको ऑप्शन दे रखे थे ये बेसिकली आपके सब राबी क्रॉप्स हैं, ये जितने भी है सब राबी क्रॉप्स हैं। फिर जो आपका जेड सीजन होता है ये आपका चलता है अप्रैल से लेके आपके सितंबर तक, ठीक है, ये आपका चलता है अप्रैल से लेके सितंबर तक। और ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका रहता है राबी एंड खारिफ सीजन के बीच में, ठीक है, राबी और खारिफ सीजन के आपके बीच में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जून और सितंबर में आपका खारिफ सीजन भी चल रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि उस टाइम अगर वो सीजन चल रहा है तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आपका अगर आप देखोगे तो जैद वाला जो सीजन है ना, बेसिकली अगर आप देखो तो जैद सीजन कुछ लोग यहाँ पे मानते भी हैं कि 3 तरीके के सीजन होते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो जो मेन जो 2 सीजन है ना वो आपके यहाँ पे खारिफ और आपका राबी सीजन ही रहेगा, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी आप अगर ज़्यादा आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पे ज़रूर इसको बोल सकते हो। इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, जैसे आपका यहाँ पे पम्पकिन आपका एग्जाम्पल होता है, फिर आपका कुकुम्बर आपका यहाँ पे एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये दो आपकी क्या होता है यहाँ पे एग्जाम्पल हैं ये सब। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आप अगर ये तो हो गया हमारे यहाँ पे सीजन की बात। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें क्रॉप के रिलेटेड, ठीक है, क्रॉप पैटर्न्स के रिलेटेड, तो एक आपको पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन का। अब क्रॉप रोटेशन मतलब क्या है कि आपने पहले एक क्रॉप ग्रो करी कुछ टाइम के लिए, फिर उसी सेम जमीन पे आपने बी तरीके की क्रॉप ग्रो करी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले आपने सीरियल्स वगैरह यहाँ पे ग्रो किए, ठीक है, जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज वगैरह हो गया, सब सीरियल्स हो गए। फिर आपकी जो बी है वहां पे आप मान लो यहाँ पे कि पल्सेस आपने ग्रो करे, पल्सेस मतलब हो गई यहाँ पे दाल, ठीक है। फिर वापस से आपका यहाँ पे सीजन जब बदला, फिर आपने यहाँ पे ए क्रॉप वापस से उगा ली, फिर आपने मान लो सी क्रॉप उगा ली अलग से। तो ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, कि एक ही जमीन पे आप बेसिकली यहाँ पे क्रॉप्स को बदलते जा रहे हो, ठीक है, हमेशा सेम क्रॉप आप एक जमीन पे नहीं उगा रहे हो, आप अलग अलग उगाते जा रहे हो, क्योंकि पल्सेस एक तरीके से आप देखोगे तो सॉइल फर्टिलिटी वापस लाने में भी हेल्प करती है थोड़ी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक और तरीके का आपका यहाँ पे होता है क्रॉप पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग। अब जो आपका यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग है कि बेसिकली आपका ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा क्रॉप्स को आप एक साथ उगाते हो, ठीक है, टू और मोर क्रॉप्स को आप यहाँ पे एक साथ क्या करते हो, यहाँ पे ग्रो करते हो। तो उसको हम बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका ये सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, बाकी अगर हम मेन यहाँ पे टर्म्स में जाएंगे तो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो आपके यहाँ पे बचे हुए लेक्चर्स है उनमें हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से इनको, इंटर क्रॉपिंग वगैरह, मिक्स्ड क्रॉपिंग वगैरह क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस वगैरह है, वो सब हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। पर अभी अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से समझ लो यहाँ पे कि इंटर क्रॉपिंग मतलब है यहाँ पे कि दो या दो से ज्यादा जब आप क्रॉप्स को एक साथ जब ग्रो करते हो तब हम उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। फिर बाकी क्रॉप रोटेशन आपको तो सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया होगा, ऐसे आपको क्रॉप रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी थी, तो यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, ठीक है, आपकी कौन सी स्टेट बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है यहाँ पे उस स्टेट में मिलेट्स को। तो देखो मिलेट बेसिकली आपकी क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता है तो जैसे जवार हो गया, ठीक है, फिर आपका बाजरा हो गया, ये आपके क्या है, ये सब आपके यहाँ पे मिलेट्स हैं। जैसे आपका रागी है, ये सब क्या आपके यहाँ पे मिलेट्स वगैरह है, ठीक है। इनके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से तरीके का सॉइल यहाँ पे चाहिए होता है, तो आपको याद रखना है हमें एलुवियल सॉइल हमें यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। इसके साथ आप बोल सकते हो यहाँ पे लोमी सॉइल, आप एक तरीके से इसको और जोड़ सकते हो, ठीक है, एलुवियल लोमिंग सॉइल आप यहाँ पे हमें चाहिए होता है। फिर अगर आपसे पूछते हैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे राजस्थान में, फिर आपका होता है कर्नाटका में, फिर आपका होता है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात, ये आपका हो गया ओवरऑल, ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल की। पर वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे कि जवार के रिस्पेक्ट में बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कर्नाटका, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे एमपी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें बाजरा के केस में, तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे राजस्थान, फिर आपका यूपी, और फिर आपका यहाँ पे गुजरात, ठीक है। फिर लास्ट वाला आपका हो गया यहाँ पे रागी, रागी में आपका सबसे पहले आता है कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, और फिर आपका यहाँ पे उत्तराखंड। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसके लिए जो आपकी रेनफॉल चाहिए होती है, रेनफॉल के लिए भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो।
50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की आपकी रेनफॉल चाहिए होती है। अब यहाँ पे आपका फॉरेस्ट वाला एक टॉपिक रह गया, वो आपको मैं कवर कराऊंगा, वहाँ पे हम लोग रेनफॉल भी थोड़ा देख लेंगे और एसिड रेन भी आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। पर अभी के लिए बस इतना याद रखो कि 50 से 100 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे रेनफॉल चाहिए होती है इसमें। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमें यहाँ पे चाहिए होता है यहाँ पे जैसे 27 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे क्रॉप्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप सीजन की जगह क्रॉप्स यहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है। क्रॉप्स अगर हम देखें, सीजन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है। तो जो क्रॉप्स है यहाँ पे, जैसे आपका राइस हो गया, ठीक है। अब राइस के केस की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे चाहिए होता है क्ले सॉइल और साथ ही साथ लोमी सॉइल, ठीक है। लोमी सॉइल और आपका यहाँ पे क्ले सॉइल, इसमें जो रेन चाहिए होते हैं हमें चाहिए होते हैं 150 से लेके 300 आपके सेंटीमीटर की हमें रेन चाहिए होती है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो होता है यहाँ पे राइस, वो आपका वेस्ट बंगाल में होता है, फिर आपका यहाँ पे पंजाब रीजन में होता है, पंजाब में होता है, फिर आपका यहाँ पे ये आ जाता है यूपी में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर आपका यहाँ पे बिहार में। तो ये आपके यहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं ये आपकी यहाँ पे राइस के केस में। फिर इंटरनेशनली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट पे आपका आता है चाइना राइस के प्रोडक्शन में, फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ना कि आपके अलग अलग ना राइस की वेराइटीज होती हैं, ठीक है। वेराइटीज आपको यहाँ पे जरूरी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो वेराइटीज आपसे हो सकता है यहाँ पे पूछ ली जाए। तो तीन तरीके की वेराइटी आपको याद रखनी है। पहली है यहाँ पे ऑस राइस, दूसरा है आपका अमन राइस, तीसरा आपको यहाँ पे याद रखना है बोरो राइस, ठीक है। तो ये तीन तरीके की आपकी यहाँ पे ये राइस वेराइटीज है जो आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम के साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तीन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना क्योंकि वैरायटीज आपकी यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा होती है तो हर एक वैरायटी आप यहाँ पे इसको कवर नहीं कर पाओगे। कुछ वैरायटी यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वीट की, तो वीट में आप देखोगे हमें यहाँ पे चाहिए होता है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, और फिर रेनफॉल हमें चाहिए होती है 75 से लेके यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यूपी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आपका यहाँ पे पंजाब प्रोड्यूसर है, और फिर आपका यहाँ पे एमपी जो आपका मध्य प्रदेश है वो प्रोड्यूसर है। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनली बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो आपका है चाइना, और सेकंड नंबर पे जो आपका प्रोड्यूसर है वो है आपका यहाँ पे इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी रहेगा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे पिछले में मिलेट्स की हमने यहाँ पे बात करी थी, तो मिलेट्स में याद रखना कि फर्स्ट प्रोड्यूसर आपका यहाँ पे इंडिया ही है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर बोलो, बिगेस्ट प्रोड्यूसर बोलो, आपका मिलेट्स के केस में हम बात करें तो वो इंडिया ही है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेज का यहाँ पे, तो देखो मेज मतलब हो गया यहाँ पे मक्का, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल हमें यहाँ पे चाहिए होता है। अब एलुवियल सॉइल अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे जो आपका एलुवियल सॉइल है यहाँ पे, जो अगर हम बात करें मेज के प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा आपका होता है यहाँ पे कर्नाटका में, फिर होता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में, और फिर आपका होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए होती है हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पे आपको देखेगा कि ज़्यादातर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल मेज़ जो है यहाँ पे उगाई जा सकती है। फर्स्ट नंबर पे आपका रहता है यहाँ पे यूएसए इस कंडीशन में, और सेवेंथ पे आपका आता है यहाँ पे इंडिया मेज़ के कंडीशन की जब हम बात करें, मेज़ के प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तब, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी में हम एक और देख लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे शुगर केन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुगर केन की आपको यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको, अच्छा आगे आपका आई थिंक क्वेश्चन ही है तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे पहले देख लेता हूँ मैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम अगले क्वेश्चन पे जाए, हाँ तो देखो शुगर केन से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि कौन सा आपका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना हमें चाहिए होता है यहाँ पे लोमी सॉइल, ठीक है। इसमें आपका हाईएस्ट प्रोड्यूसर होता है यूपी, फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटका। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे इसमें। फिर रेनफॉल की बात करें 75 से 100 सेंटीमीटर की तक की हमें यहाँ पे रेनफॉल चाहिए होती है जो हमें याद रखनी है। इंडिया की अगर हम बात करें इंटरनेशनली, अगर हम देखते हैं इंटरनेशनली, तो ब्राजील आपका आता है यहाँ पे नंबर 1 पे, ठीक है, फर्स्ट पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया जो है ये आपका आता है सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर। और अगर आप देखोगे शुगर केन से रिलेटेड आपको यहाँ पे शुगर वगैरह हो गए या फिर गुड़ जो आपके बनते हैं वो सब आपकी शुगर केन के प्रोडक्ट से ही आप बना पाते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जैसे पल्सेस की बात करते हैं, जो दाल वगैरह होती है उनकी बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे चाहिए होता है सैंडी लोमी सॉइल, ठीक है। सैंडी लोमी सॉइल हमें यहाँ पे चाहिए होता है। इसमें हाईएस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो आपका एमपी हो गया, फिर आपका यहाँ पे राजस्थान हो गया, फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। इंटरनेशनल बात करते हैं तो इंडिया आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रोड्यूसर है, यहाँ पे मतलब हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे आपका आता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इंडिया आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, ठीक है, यहाँ पे याद रखना
कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इसका। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब खाया भी यहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है, अगर उगाया जाता है तो खाया भी सबसे ज्यादा जाता है। और ये जो आपके पल्सेस है ना, इनका यहाँ पे एक काम रहता है, वो होता है यहाँ पे रिस्टोर करना है यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को। ठीक है, तभी आप देखोगे जो आपके क्रॉप पैटर्न में, अगर हम जैसे हमने डिस्कस भी किया था, जो आपके क्रॉप पैटर्न होता है उसमें जो आप क्रॉप्स को स्विच करते हो, स्वैप करते हो, बेसिकली यहाँ पे रोटेट करते रहते हो क्रॉप को, एक सेम जमीन पे आप बार बार सेम तरीके की क्रॉप नहीं उगाते, तो वहाँ पे पल्सेस को बीच बीच में इसलिए उगाया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी उसकी यहाँ पे वापस लाई जाए उस जमीन की, ताकि आगे अगर हम जब क्रॉप्स उगाएं दूसरी, तो उसमें हमें यहाँ पे अच्छा फायदा हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा यहाँ पे जैसे ऑयल सीड्स वगैरह। अब ऑयल सीड्स के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है जैसे क्लेई आपके तरीके का, या फिर लोमी तरीके का, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे सैंडी लोमी तरीके का सॉइल। ठीक है, ये आप यहाँ पे कॉमा लगा लो बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेई लोमी तरीके का या फिर सैंडी लोमी तरीके का हमें सॉइल चाहिए होता है। हाईएस्ट आपका प्रोड्यूसर रहेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर आपका है यहाँ पे राजस्थान, फिर रहेगा आपका यहाँ पे गुजरात। फिर अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में आगे बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा आपका यहाँ पे इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका रहेगा यहाँ पे वो इंडिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे आपका यहाँ पे हो गया ग्राउंड नट, आपका यहाँ पे एक एग्जांपल हो जाता है, फिर आपका यहाँ पे हो जाता है मस्टर्ड, आपका एक एग्जांपल है। इसके अलावा फिर जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिनसीड आपके जो होते हैं वो आपके यहाँ पे इसके ही एग्जाम्पल होते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम चलते हैं अपने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे इस पर्टिकुलर वीडियो के, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी यहाँ पे वैरायटी नहीं है कॉफी की। तो देखो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, जापानिका, अरेबिका, फिर आपका लेबेरिका, फिर आपका रोबस्टा, तो ये तीनों तो आपके यहाँ पे वैरायटी है, तो ये तो कॉफी की वैरायटी है। पर ये जो आपकी वैरायटी है ये आपकी राइस की वैरायटी है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे कॉफी की बात कर ही रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली जब हम बात करें तो ब्राजील जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे करता है यहाँ पे कॉफी का। और जो इंडिया है ये आपका 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके कॉफी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। फिर इनके अलावा जो इन तीन के अलावा आपका यहाँ पे एक और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका यहाँ पे एक्सेल्सा। अब ये जो आपके यहाँ पे जो नाम है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ आए हैं। ठीक है, जैसे अरेबिका जो है ये इंडियन वर्जन है, एक तरीके से इंडियन वेराइटी है कॉफी की। फिर इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे बाकी दे रखे हैं, अगर हम वो देखें, जैसे आपका यहाँ पे लिबेरिका दे सकता है, तो ये आपका बेसिकली अफ्रीका का है, और अफ्रीका में भी वेस्टर्न अफ्रीका की यहाँ पे ये कॉफी का यहाँ पे स्टाइल है, कॉफी की यहाँ पे ये वैरायटी है। फिर जो आपका यहाँ पे एक्सेल्सा है ये आपकी वैरायटी है सेंट्रल अफ्रीका के कॉफी की। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में आपको इस तरीके की कॉफी यहाँ पे मिलेगी। फिर जो आपका यहाँ पे ये रोबस्टा है, रोबस्टा आपका यहाँ पे यूरोपियन कॉफी है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपसे पूछा भी जा सकता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉफी के अलावा आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे टी। टी की अगर हम बात करें हाईएस्ट प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे आप अपना इंडिया नहीं है, इंडिया हमारा यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हमारा है यहाँ पे चाइना। पर अगर हम स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करता है यहाँ पे असम। असम के बाद प्रोड्यूस करता है आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका करता है यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे हमें देखने को मिलती है। टेरेस फार्मिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आपके यहाँ पे एक दो छोटे और रह गए हैं, जैसे आपका यहाँ पे रबर रह गया, तो रबर आप यहाँ पे लिख लेना। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, सबसे पहले याद रखना। इसके अलावा सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा केरला में, फिर आपको देखने को मिलेगा ये तमिलनाडु में, फिर आपको देखने को मिलेगा ये कर्नाटका में। और ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। ठीक है, जहाँ पे भी इक्वेटर जो आपका है, वहां पे जहाँ पे भी इक्वेटर पास हो रहा होगा वहां पे आपको ज्यादातर यही क्रॉप आपको देखने को मिलेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए आपका जो आपका थाईलैंड है ना, थाईलैंड आपका सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट नंबर पे आपका थाईलैंड आता है, और फोर्थ नंबर पे आपका यहाँ पे इंडिया आता है इसके प्रोडक्शन की, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तब। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कॉटन। कॉटन के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है यहाँ पे ब्लैक सॉइल, जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद भी रख लेना है। और इसके लिए रेनफॉल हमें यहाँ पे चाहिए होती है 50 से लेके 100 सेंटीमीटर की, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि गुजरात, फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, और फिर आपका यहाँ पे तेलंगाना यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर की बात करें वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। फिर क्रॉप की जब हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे कॉटन की, तो आपको याद रखना है कि जो चाइना है ना, अब चाइना इस केस में आपका सेकंड प्रोड्यूसर हो जाएगा, और इंडिया जो है, इंडिया आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट प्रोड्यूसर, जो हमें यहाँ पे पता भी होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आपका रह गया वो है आपका यहाँ पे जूट का, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए भी हमें यहाँ पे चाहिए एलुवियल सॉइल, तो आपको ये पता होना चाहिए 150 से लेके 250 तक की यहाँ पे सेंटीमीटर की रेनफॉल हमें यहाँ पे चाहिए होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया ही यहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इसका, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
हाईएस्ट प्रोड्यूसर अगर हम स्टेट के वाइज से बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर, फिर आपका यहाँ पे बिहार आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे असम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी के साथ में जो 10 क्वेश्चन है इसकी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सेक्शन में आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना, या तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना यहाँ पे जो आपको मैं एरो बना के दिखा रहा हूँ, ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगी, जो भी हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं सारी पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिल जाएंगी, तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी वगैरह यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे इसको इजीली यहाँ पे डाउनलोड करके लास्ट सॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए आप यहाँ पे इसको जरूर ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।